गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। आई होप आपके पास भी क्लियर होगा, साफ साफ शब्दों में आवाज जा रही होगी। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? एग्जाम एकदम नजदीक आते जा रहे हैं, तो आई होप आप लोग लगे भी होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी बीच मैं रवि प्रताप राव विथ मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं शपथ बैच में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी लेकर के आया, जिसके अंदर आज हम लोग कवर करेंगे प्लास्टिक चैप्टर, जो कि लेक्चर नंबर है 42, यानी 41 लेक्चर हमने कवर कर रखा है। पूरा प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बन रखा है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू गो थ्रू हो जाइए। आपका कोई भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, चाहे आप डीडीए का दे रहे हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश पीईबी का एग्जाम दे रहे हैं यानी ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर एसएससी जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट है। इसमें हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो इसी बात में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, और जितने ज़्यादा शेयरिंग करोगे ज़्यादा लोग रहेंगे और मजा आएगा पढ़ाने में। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दैट इज प्लास्टिक। क्या है प्लास्टिक? प्लास्टिक क्या है कि कोई भी सिलेबस आप उठा लीजिए, चाहे ईएस का सिलेबस उठाइए, चाहे एसएससी जेईई का, सबके अंदर प्लास्टिक आता है। प्लास्टिक से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, एक क्वेश्चन बन पाता है, बस उसी बात का ध्यान रखना है। चूंकि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, तो एक भी क्वेश्चन मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपका छूटे, इसलिए इसको भी कवर कर रहा हूं मैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपका छूटने नहीं दूंगा एग्जाम में। तो बाकी जगहों पर मिलेगा नहीं शायद, तो आपके लिए मैं प्लास्टिक भी लेकर के आया, आपको ग्लास भी पढ़ाया, विटामिन एंड कोल तार भी कल पढ़ाऊंगा। हालांकि विटामिन एंड कोल तार जो है आपको हाईवे में भी पढ़ाया जाता है, हाईवे मटेरियल के अंदर पढ़ा होगा आपने, लेकिन मेरे हिसाब से जो बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सिर्फ उन बातों पे मैं फोकस कर लूंगा। तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जिस वजह से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, लेना भी चाहिए। एक एक नंबर हमारे लिए कीमती है, इस टाइम पे एक एक नंबर को जोड़ना है कैसे भी करके। क्या है प्लास्टिक? प्लास्टिक तो आए दिन हर जगहों पे दिख रहा है, बिना प्लास्टिक के तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। चाहे गवर्नमेंट कितना भी प्लास्टिक बैन कर दे, किसी भी स्टेट में या सेंट्रल में कहीं पे भी बैन कर दे, लेकिन बैन हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज आपको दिख जा रहा है। तो प्लास्टिक का यूज हर जगह दिखेगा आपको। आप चेयर पे बैठ रहे हैं, वो प्लास्टिक का हो सकता है। आप कोई बाहर से सब्जी लेकर के आ रहे हैं, वो प्लास्टिक में पैक होकर के आ रहा है, या फिर कोई भी खाने का सामान कोई भी लेंगे, सब प्लास्टिक में पैक होकर के आ रहे हैं। या जो आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, शायद मोबाइल खरीदें या कोई भी इक्विपमेंट कुछ भी खरीद रहे हैं घर में, सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्लास्टिक यूज होता होगा, दिख जाएगा आपको। क्लियर है बात? तो प्लास्टिक का यूज हमने देख रहा है। हालांकि आप सबको पता है प्लास्टिक का यूज नहीं होना चाहिए, जितना कम से कम हो सके उतना होना चाहिए। चूंकि प्लास्टिक कन्वीनियंट है, आसानी से कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। प्लास्टिक के अंदर अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जिनके अंदर देखा जाए लेस वेट में, कम वेट में एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाता है, ड्यूरेबिलिटी मिल जाता है। कई सारे केमिकल या वेदर एजेंसीज हैं जिनके अटैक को बहुत अच्छे से रजिस्ट कर लेता है प्लास्टिक, इसलिए प्लास्टिक का यूज कई जगहों पे आपको दिख जाता है। क्लियर है बात? तो क्या है प्लास्टिक? प्लास्टिक आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल बाइंडर्स और रेजिन्स। बाइंडर्स या रेजिन्स में बता चुका हूं आपको, किसमें? पेंट, वार्निश, डिस्टेंपर में। वार्निश के अंदर मैंने बताया था रेजिन्स का यूज होता है, जो कि स्टिकी नेचर का होता है, जो बाइंडिंग का भी काम करता है, इसीलिए इसे बाइंडर भी बोला जाता है। नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों तरीके के मिलते हैं। जैसे मैंने आपको वार्निश में बताया था कि रेजिन जैसे होता है आपका लैक से लैक, कोपाल, मेस्टिक, गम डाइमर, रोजिन। तो रोजिन जो होता है नेचुरल होता है। रोजिन कहां से मिलता है? जो पाइन का ट्री होता है, आपने शायद देखा होगा, उत्तराखंड में ज्यादा पाया जाता है। पाइन ट्री जो होता है उसके पास ये नेचुरली बनता है, उस रेजिन को क्या बोला जाता है? रोजिन बोला जाता है। तो नेचुरल हो गया। कुछ आर्टिफिशियल तरीके के रेजिन्स हमने देखे हैं, कहां पे देखे हैं? अब फिर मैं आपको सारी चीजें रिलेट हैं, इंटरलिंक्ड हैं। आर्टिफिशियल रेजिन्स आपने देखे हैं एडमिक्सचर के अंदर। एडमिक्सचर के अंदर बहुत सारे रेजिन्स देखे हैं। जैसे आप प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर जब पढ़ रहे थे तो मैंने बहुत सारे नाम बताए, मेलामाइन बताया। तो मेलामाइन क्या हुआ? वो रेजिन्स है, बाइंडर्स है, लेकिन कैसे हैं? आर्टिफिशियल है। तो ऐसे कई सारे रेजिन्स इस प्लास्टिक को बनाने में भी यूज किए जाते हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या बोला मैंने कि प्लास्टिक आर एसेंशियली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कई सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ ऐसा भी हो सकता है केवल कार्बन को लेकर के यूज करके बनाया गया हो, या कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर के बनाया गया हो प्लास्टिक। तो प्लास्टिक बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से बना रहे हैं आप, अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, बात करें हम लोग द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कार्बन टू कंबाइन विथ इटसेल्फ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स गिव राइज टू प्लास्टिक। अभी ये अगले पेज पे डिस्कस करूंगा मैं कि कैसे मोनोमर से पॉलीमर बनाए जाते हैं, यानी पॉलीथीन कैसे बनता है, तो उसका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन यानी पॉली जब आ गया, यानी एक से अधिक चीजें जब यूज हो रही हैं तो उसे पॉली बोला जा रहा है। मोनो जब एक यूज किया जा रहा है तो उसे मोनोमर बोला जा रहा है। तो मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट किया जाता है और वही क्या हो जाता है, पॉलीथीन हो जाता है, मतलब प्लास्टिक हो जाता है। The forms and behavior of plastic depends on the temperature and pressure acting in it. As a final product at normal temperature, plastic are rigid and stable. Generally, plastic rigid और stable होते हैं अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करी जाए। तो अब प्लास्टिक को बनाने के लिए पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले इस बात को समझें, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पे आएंगे। देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द सिंपलेस्ट सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन प्राइमरी केमिकल्स आर नोन एज मोनोमर्स, जब सिंगल रहेगा, और दे आर टू बी कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर बाय द प्रोसेस नोन एज पॉलीमराइजेशन। अगर वही मोनोमर्स एक एक करके बहुत सारे मोनोमर्स सबको जोड़ दिए जाए, कंबाइंड कर दिया जाए, तो उन्हीं मोनोमर्स को, जो कई सारे मोनोमर्स हैं एक के अंदर, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, पॉलीमर बोल देते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। आई होप आपने पढ़ा भी होगा। तो पॉलीमराइजेशन में अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं पॉलीथीन का एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो पॉलीथीन में अगर देखा जाए, एथीन की बात करी जाए, एथीन क्या होता है फॉर्मूला, किसी को पता है क्या, C2H4, ये तो सिंपल है, सबको पता होगा आई होप। तो ये अगर बात करा जाए तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, एथीन का। यानी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ मेरे दोस्त, ये क्या हुआ, ये मोनोमर है, यानी सिर्फ एक ही है ना, ये मोनोमर है। अगर इसी के ऊपर पॉलीमराइजेशन होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में कई सारे मोनोमर्स को जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर आप देखें यहां पे, तो ये यहां पे जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया। अब देखिए चलता चला जाएगा, प्रोसेस चलता चला जाएगा, कितने टाइम, n टाइम्स, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, C2H4 कितने टाइम्स, n टाइम्स। और इसे अब क्या बोलोगे मेरे दोस्त, इसे मेरे दोस्त क्या बोलोगे आप, पॉलीमर बोलोगे। ये क्या बोलोगे, पॉलीमर। ये मोनोमर है और ये क्या हो जाएगा आपका, पॉलीमर, क्योंकि कई सारे इसमें C2H4 आ गए। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो ये क्या था, ये क्या था, एथीन था। अगर ये एथीन था तो इसको ऐसे लिखूं, मैं इसी कलर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ये था एथीन, अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीएथीन। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन कैसे बनाया आपने, इस चीज को यहां पे दिखाया गया पॉलीमराइजेशन के थ्रू। ऐसे ही जितने प्लास्टिक होते हैं, जैसे पॉलीविनाइल आपने देखा होगा, तो पॉलीविनाइल में क्या होगा, उसमें भी पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा। यानी एक विनाइल एक लिए गए होंगे और उनको कई सारे विनाइल को जब कंबाइन कर दिया गया होगा तो क्या बन जा रहा होगा, पॉलीविनाइल बन जा रहा होगा। तो प्लास्टिक जितने होते हैं लगभग सब में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का यूज होता है। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है, ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको दिखा दिया। क्लियर है? तो होगा क्या कि जब कई सारे मोनोमर्स जुड़ जाएंगे, यानी पॉलीमर बन जाएंगे, तो अब इन पॉलीमर्स का देखेंगे, इसके कंपैरिजन में रिजिडिटी बढ़ जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है और एक अच्छा प्लास्टिक बनाने की कोशिश करी जाती है। क्लियर है बात? अब बात समझे हम लोग प्लास्टिक। देखिए जो मेन चीज है वो आपके एग्जाम में जो आता है या आएगा, मैंने बताया प्लास्टिक से कोई खास क्वेश्चन नहीं बन पाता है, एक क्वेश्चन बन पाता है और वो भी इसी पेज से आएगा। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे बस ध्यान दे दीजिए, आपका प्लास्टिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक, अलग अलग तरीके से हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। जैसे पहला जो है वो किसके बेसिस पे है,
हीटिंग के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर प्लास्टिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी पेज से पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए थर्मोप्लास्टिक, पहला क्या है, इसमें दो टाइप के होते हैं, पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा कौन सा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थोड़ा सा डिफरेंस बस है दोनों में। ये थर्मो है और ये थर्मो के बाद क्या आ गया है, सेटिंग आ गया है। थर्मो का मतलब क्या हुआ, हीट, टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अब इन्हीं बातों का बस ध्यान देंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे प्लास्टिक सेट हो जाता है तो इस प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या मैं बोला, अगर प्लास्टिक का टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर वो सेट हो जाता है तो ऐसे प्लास्टिक को बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन अगर ऐसे प्लास्टिक का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, जब ठंडा करेंगे तो फिर हार्ड हो जाएगा, फिर जब गर्म करेंगे तो सॉफ्ट होगा, फिर जब ठंडा करेंगे हार्ड होगा। ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। अगर यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेट नहीं हो रहा है, सॉफ्ट हो जा रहा है, फिर ठंडा करने पे हार्ड हो जा रहा है, फिर गर्म करने पे सॉफ्ट हो जा रहा है, फिर ठंडा करने पे हार्ड हो जा रहा है, ये प्रोसेस अगर चलता रह रहा है तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो याद रहेगा आपको, क्योंकि ये सेट हो जा रहा है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये सेट नहीं हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट, तो ये साइक्लिक प्रोसेस में चलता जा रहा है, इसीलिए इसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसके अलग अलग एडवांटेज हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ये सॉफ्ट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, यानी कई बार इसका इनफाइनाइट टाइम जो है साइक्लिक प्रोसेस में आप काम कर सकते हैं, यानी हीटिंग एंड कूलिंग कर सकते हैं। जब इनफाइनाइट टाइम जो है हीटिंग एंड कूलिंग कर सकते हैं तो यानी इस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है, और इस प्लास्टिक को अगर रिसाइकल किया जा सकता है तो एक तरीके से आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को रिड्यूस तो कर रहे हो। प्लास्टिक अच्छी चीज थोड़ी ना है, इसको डिग्रेड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर वो प्लास्टिक रीयूज होता जाए, कहीं फेंका ना जाए, जाकर के किसी सॉइल में ना जाए, रीयूज हो जाए, रिसाइकल हो जाए, तो इसके कंपैरिजन में प्लास्टिक क्या रहेगा, ये सही रहेगा, कॉस्ट भी कम होगा। तो क्या लिखा है, सच प्लास्टिक कैन अंडरगो इनफाइनाइट साइकिल ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज नॉट सो हाई, दे पॉजेस हाई स्क्रैप वैल्यू। इसलिए इनका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। रिसाइकल हो सकते हैं तो आसानी से इनका स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होगा। स्क्रैप वैल्यू आई होप आपको पता होगा, या हम लोग कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन में भी ये चीज पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दीज आर द प्लास्टिक्स विच सेट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हीट। जब आप गर्म करोगे सेट हो जाएंगे। मैंने बोला ना, नाम ही ऐसा, थर्मोसेटिंग। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो गए, ये सेट हो गए। एंड देन डू नॉट चेंज देयर फॉर्म ऑन फर्दर एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। एक बार गर्म किया, सेट हो गया, अब उसके बाद से वो चेंज नहीं होंगे। यानी उस प्लास्टिक को आप गर्म कर देंगे, सेट हो जाएगा, तो अब उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। खत्म, कहानी खत्म। क्लियर है ये बात। अब देखिए, अब इसमें एक बात समझे हम लोग, बात समझे क्यों, क्योंकि मैंने आपको पेंट वार्निश डिस्टेंपर में बताया था एक प्लास्टिक पेंट। मैंने बोला था कि मैं आपको प्लास्टिक पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि प्लास्टिक पेंट कैसे बनता है। अब उसी की कहानी को मैं समझाने जा रहा हूं। तो आपका पेंट वार्निश डिस्टेंपर का जो छूटा हुआ पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, प्लास्टिक भी आप समझ लेंगे। तो समझिए जरा, मैंने क्या बोला कि प्लास्टिक पेंट कैसे प्लास्टिक से बन सकता है, बन सकता है। कौन से प्लास्टिक का यूज होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज होता है प्लास्टिक पेंट को बनाने में। पहली चीज, प्लास्टिक दो टाइप के हो गए ना, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक पेंट को बनाने में कौन सा प्लास्टिक यूज होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज होगा। दूसरी बात समझिए जरा, इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को मैंने बोला गर्म करोगे तो सेट हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, when they are heated at a temperature range of 127 to 177 डिग्री सेल्सियस, 127 से 177 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में they set permanently and do not alter their form on further heating, that is called thermoplastic stage। इस टेम्परेचर रेंज में ये क्या हो जाते हैं, परमानेंटली सेट हो जाते हैं, और सेट होने के बाद अपने पोजीशन को यानी जो भी प्रॉपर्टी उसको चेंज नहीं करते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर और बढ़ा दोगे ना दोस्त, कितना, 340 डिग्री सेल्सियस अगर कर दोगे तो उस प्लास्टिक के अंदर चारिंग प्रोसेस होने लग जाएगा, यानी अब वो जलने लग जाएगा। चारिंग का मतलब भी आपको बताया टिम्बर के अंदर।
तो ये इस टेम्परेचर पे सेट हो जाएंगे, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब टेम्परेचर और भी बढ़ा रहे हो तो इस पे प्लास्टिक क्या हो जाएगा, इसके अंदर चारिंग प्रोसेस हो जाएगा, विच इज ड्यू टू द ऑर्गेनिक नेचर ऑफ दिस सब्सटेंसेस। क्लियर? तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, 127 से 177 डिग्री सेल्सियस जिस पे सेट हो रहा है, इस टेम्परेचर रेंज को बोला जाता है थर्मोप्लास्टिक रेंज। क्या बोला जाता है? थर्मोप्लास्टिक रेंज। इस टेम्परेचर पे एल्कोहल जो होता है इसके अंदर सॉल्युबल होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इस टेम्परेचर रेंज में यानी थर्मोप्लास्टिक रेंज में एल्कोहल इस प्लास्टिक के अंदर सॉल्युबल होता है और उसी टेम्परेचर पे एल्कोहल मिला करके कौन सा पेंट बनाया जाता है? प्लास्टिक पेंट बनाया जाता है। द थर्मोप्लास्टिक आर सॉल्युबल इन एल्कोहल व्हेन दे आर इन थर्मोप्लास्टिक स्टेज। थर्मोप्लास्टिक स्टेज कौन सा है मेरा बच्चा? 127 से 177 डिग्री सेल्सियस है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक पेंट। समझ में आ गया प्लास्टिक पेंट कैसे बनता है? तो वहां बताता तो मैं ये पूरी कहानी बतानी पड़ती, इसलिए मैं बोला था कि मैं प्लास्टिक पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कैसे बनता है प्लास्टिक पेंट। तो इस वजह से इस तरीके से आपको प्लास्टिक पेंट मिल जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक नाम से भी बताया है रिलेट करके कि थर्मोसेटिंग, सेट हो जाए, टेम्परेचर बढ़ाने पे सेट हो जाए, ऐसे को बोला जाता है थर्मोसेटिंग। और जो सेट ना हो, सॉफ्ट हो हार्ड हो, सॉफ्ट हो हार्ड हो, रिसाइक्लिंग प्रोसेस में चलता रहे, ऐसे को बोला जाएगा थर्मोप्लास्टिक। ऐसे डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं आपको। अब ये थर्मोप्लास्टिक में कौन से रेजिन्स यूज होते हैं? मैंने बोला था रेजिन्स, बाइंडर का यूज किया जाता है प्लास्टिक को बनाने में। इसमें कौन से रेजिन्स यूज होते हैं, इसमें कौन से रेजिन्स यूज होते हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो रेजिन्स जो थर्मोप्लास्टिक को बनाने में यूज किए जाते हैं वो एल्काइड है, सेलुलोज है, मिथाइल मेथाक्रिलेट है, स्टाइरेन है, विनाइल है, ये सारे यूज किए जाते हैं। पीवीसी वगैरह ये सारे जो प्लास्टिक बनते हैं वो कौन से प्लास्टिक होते हैं? थर्मोप्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर कौन से रेजिन्स यूज होते हैं? कैसीन होते हैं, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये आपने पढ़ा भी था कहाँ पे? एडमिक्सचर के अंदर। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, तो ये सारे यूज किए जाते हैं रेजिन्स किसको बनाने में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बनाने में किए जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नाम भी पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर है? अब जो है दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्लास्टिक को हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? होमोजेनियस प्लास्टिक और दूसरा हेट्रोजेनियस प्लास्टिक। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही तय है। होमोजेनियस प्लास्टिक में क्या होता है, इसके अंदर केवल कार्बन चेन आपको दिखेगा। द वैरायटी ऑफ प्लास्टिक कंटेन्स कार्बन चेन, दैट इज प्लास्टिक ऑफ दिस ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। तो इस वजह से आपको एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर मिलेगा और इसीलिए इसे बोला जाता है क्या? होमोजेनियस प्लास्टिक। लेकिन नीचे वाले में यानी हेट्रोजेनियस में केवल कार्बन कंटेंट नहीं होता है, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स और भी कई एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पे होमोजेनियस स्ट्रक्चर प्लास्टिक का नहीं मिलता है, हेट्रोजेनियस स्ट्रक्चर मिलता है। और इसीलिए इस प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनियस प्लास्टिक बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी आप क्लासीफाई कर सकते हो, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है मेरे दोस्त, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर प्लास्टिक को डिवाइड करना चाहते हो तो चार टाइप में डिवाइड कर सकते हो। पहला है रिजिड प्लास्टिक, दूसरा है सेमी रिजिड प्लास्टिक, तीसरा है सॉफ्ट प्लास्टिक, चौथा है इलास्टोमर्स। नाम से फिर से तय है, नाम से देखो, नाम से सारी चीजें निकल जाती है यार, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको। रिजिड प्लास्टिक में क्या है? ये बोला रिजिड है। रिजिड है तो इसका मतलब क्या हो? दिस प्लास्टिक्स हैव अ हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दे रिटेन देयर शेप अंडर एक्सटीरियर स्ट्रेसेस अप्लाइड एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो अपने शेप को, साइज को चेंज नहीं करेंगे, शेप साइज को चेंज नहीं करेंगे, वो रिटेन रहेंगे, इतना रिजिड है वो। अब जितना आएंगे नीचे उनकी रिजिडिटी कम होती जा रही है। देखिए सेमी रिजिड में आएंगे, ये थोड़ा कम रिजिड होंगे तो मीडियम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, और इसमें थोड़ा बहुत जो है प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, स्ट्रेस लगाओगे तो हल्का फुल्का इलोंगेशन हो सकता है, लेकिन वो भी जब हटा दोगे, फोर्स या प्रेशर हटा दोगे तो फिर से वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे। ऐसे प्लास्टिक को बोला जाता है सेमी रिजिड प्लास्टिक। तीसरा है सॉफ्ट प्लास्टिक। अब इसमें क्या होगा? इसमें बहुत कम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अगर इलोंगेशन होगा, फिर से इलोंगेशन होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा इलोंगेशन इसमें, लेकिन वो फिर से जब फोर्स और प्रेशर हटाओगे तो वो इलोंगेशन क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, यानी अपने ओरिजिनल साइज शेप में आ जाएगा।
इलास्टोमर्स में क्या होता है, इलास्टोमर्स में क्या होता है, दीज प्लास्टिक आर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हो गया, इलास्टिक मटेरियल विथ अ लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, they deform considerably under load at room temperature and return to their original shape when the load is removed। बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंशन दिखेगा यानी इलोंगेशन दिखेगा, और इसमें जो इलोंगेशन आपको दिखेगा, एक्सटेंशन जो दिखेगा लगभग 10 गुना दिखेगा, यानी जो भी साइज शेप है स्ट्रक्चर का प्लास्टिक का उससे 10 गुना ज्यादा इलोंगेशन एक्सटेंशन इस प्लास्टिक में दिख सकता है, क्योंकि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत कम है। लेकिन ये है प्रेशर हटाओगे तो फिर से ये अपने ओरिजिनल साइज शेप में आ जाएंगे। तो द एक्सटेंशन कैन रेंज 10 टाइम्स देयर ओरिजिनल डायमेंशन। तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए उन दोनों को ध्यान से थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक में कुछ खास नहीं है। अब कल हम लोग विटामिन एंड कोल स्टार पढ़ करके खत्म कर देंगे पूरा सब्जेक्ट, तो हर एक चीज मैंने कवर कर ली है। और भी क्या है, आपको क्या पढ़ना है वो बताइए कमेंट करके, उस हिसाब से फिर किया जाए, ठीक है। तो अगर स्टार्ट होगा कोई भी सब्जेक्ट तो कंप्लीट होगा, एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। तो यहाँ पे लंबा गेम खेलना है ये मत समझना कि ये अभी 2-4 चैप्टर पढ़ा के भाग जाएंगे, ना ना ना, पूरा प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ पे, ताकि आपका नुकसान ना हो। अगर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो टाइम अगर आप प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं तो आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, ऐसी कोशिश रहेगी हमेशा। क्वेश्चन भी करा दिए हैं मैंने, तो आप यहाँ से पढ़िए थ्योरी, क्वेश्चन लगाइए और धमाकेदार तरीके से पेपर दीजिए और क्वालिफाई करिए। और भी सब्जेक्ट्स अगर कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा विद क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला जाएगी उस पे, तब जाकर के सिलेबस कंप्लीट होगा। बाकी जानकारियों के लिए जुड़िए जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, सारे अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।